तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। चाल, चेहरा, चरित्र। भारतीय जनता पार्टी का जो मौसम है ना, नेताओं के बीच में मौसम ठीक नहीं है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मामा खजाना खाली कर गया। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से घबरा गए एनडीए गवर्नमेंट वाले। वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कहना कुछ है नहीं। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है। चेहरों का चक्रव्यूह। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। मोदी नेतृत्व प्लस सामूहिक चेहरा। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। बैटल ऑफ 2024 फेस ऑफ। पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल हमास युद्ध की चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं। इंटरनेट जाएंगे तो आपको वहां पर भी मिलेगा, टीवी देखेंगे, समाचार देखेंगे, पूरी दुनिया में एक ही चर्चा है। इजराइल ने इस बार हमास के अस्तित्व को खत्म करने की कसम भी खाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हर भारतीय इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये बात रही दुनिया में छाए नए युद्ध के बादलों की। लेकिन इजराइल से 4,500 किलोमीटर दूर भारत में एक नए तरह के युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, और यह है चुनावी युद्ध, सियासी युद्ध, यानी अस्तित्व का युद्ध। और भारत में अब चुनावी लड़ाई इलेक्शन वॉर में तब्दील हो चुकी है। हर गुजरते साल के साथ तरीके बदल रहे हैं और इस पैमाने को और बढ़ाया जा रहा है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारियों के साथ जीत और हार का फैसला है। इस युद्ध में मुद्दे ही हथियार हैं। जिसके पास जितना बड़ा मुद्दा, उसके पास उतनी ज्यादा ताकत। देश के 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के साथ ही चर्चा 2023 और 24 में होने वाले सबसे बड़े राजनीतिक युद्ध की होने लगी। यकीन मानिए, ये युद्ध बहुतों के करियर को बनाने और बिगाड़ने वाला है। चाहे वो सत्ता के शिखर पर बैठे हों, चाहे नई राजनीति शुरू की हो, ये 2023 और 24 बड़े निर्णायक रहने वाले हैं भारतीय राजनीति में। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को एक पर्व की तरह माना जाता था, लेकिन अब ये पर्व एक चुनावी वॉर में तब्दील हो चुका है। राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ इस तरह लड़े जा रहे हैं जैसे ये राज्यों के चुनाव ना होकर राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो विधानसभा के चुनाव में मंत्रियों को, सांसदों को इस कदर उतारा जा रहा है, अगर क्रिकेट की भाषा में समझें तो वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ियों को रणजी का मैच खेलने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता संग्राम वाकई इतना भीषण हो चुका है? क्या भारत में सत्ता ही सबसे बड़ा सत्य है? क्या आने वाले समय में हम सत्यमेव जयते की जगह सत्ता में जयते कहने लगेंगे? अब वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स। तो क्या आने वाले चुनाव में हम जीत के लिए साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल देखने वाले हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल कॉरिडोर में और मैं हूं अदिति नागर। भारत इस वक्त इलेक्शन मोड में है और नेता जनता का मूड भी चुनावी है। अब से करीब 6 महीने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव पर बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन चुनाव के परिणाम जहां एक तरफ देश की राजनीति को बदलने वाले होंगे, वहीं भारत के भाग्य का फैसला भी करेंगे। ऐसे में मिन्हाज मर्चेंट ने अपनी किताब मोदी द चैलेंजेस ऑफ 2024 में इसी बात का जिक्र इस तरह किया है, जो मैं आपसे साझा करूंगी कि इस किताब में क्या कुछ कहा है और क्यों ये चुनाव इतने निर्णायक होने वाले हैं कि देश का भविष्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ देश का भविष्य भी तय करेंगे, उसकी दिशा तय करेंगे। ऐसे में एक खास बात यहाँ पे कही गई है, द 2024 लोकसभा इलेक्शन इज ऑब्वियसली एन एंटायरली डिफरेंट मैटर। इसमें यह भी कहा है कि विद अ न्यू अपोजिशन कोलिशन इट इज अ बैटल फॉर द सोल ऑफ इंडिया, इट्स वैल्यूज, goals and character.
India stands on the cusp of greatness, economy and geopolitical. The 2024 Lok Sabha elections will be historic in the direction it sets for the country. जो सपना हमने आज़ादी के बाद भारत के लिए देखा था कि कैसा होगा हमारा भारत आज से 50 साल 100 साल बाद, ये 2024 तय करेगा। 2024 के चुनावी नतीजे तय करेंगे। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 2024 के नतीजे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का भविष्य नहीं, भारत का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि भारत आज जिस जगह खड़ा है, जहां पर हम उसे कहते हैं कि वो विश्व गुरु की ओर चल पड़ा है, वहां पर पॉलिटिकल नतीजे 2024 के बहुत कुछ तय करने वाले हैं। अब आपको बैटल ऑफ 2024 की लड़ाई को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा देते हैं, और उसको समझाने के लिए हमने एक पोस्टर भी डिजाइन किया है, वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पोस्टर को हमने नाम दिया है फेस ऑफ। ये 2024 के सियासी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म का पहला पोस्टर है। इस पोस्टर में दिखने वाले दो चेहरे, दो अलग अलग विचारधारा, परंपरा का नेतृत्व करने वाली दो बड़ी पार्टियां हैं, जिसके एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, जिसका पोस्टर बॉय फिलहाल राहुल गांधी को ही बताया जा रहा है। इन दोनों चेहरों के साथ साथ इन दोनों गठबंधनों को चाल, चेहरा और चरित्र की कसौटी पर परखने की कोशिश आज करें। एक दिलचस्प बात यह है कि मुकाबले में जब दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं, आपने अक्सर अगर बारीकी से आप समझे या महसूस किया हो जीवन में, तो एक सवाल है कि जब मुकाबले में दो प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं तो क्या मुकाबला करते करते दोनों एक दूसरे को प्रभावित करने लगते हैं, और क्या इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे की खूबियों से सीखने की भी कोशिश करते हैं? क्या यही बात भारत के दो राजनीतिक पार्टियां यानी कांग्रेस और बीजेपी पर भी लागू हो रही है? क्या बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही जो पॉलिसीज हैं उनको अपनाने लगे हैं? शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस जैसी एक टीम चाहिए, एक संगठन चाहिए, निष्ठावान, 24/7 काम करने वाले, जैसे फुल टाइमर निष्ठावान पार्टी के लिए बिल्कुल डिवोटेड जो होते हैं वो काम करने वाला संगठन चाहिए। वहीं बीजेपी कांग्रेस की तरह हाई कमान कल्चर, हाई कमान की मजबूत ताकत को स्थापित करना चाहती है, जहां सारे फैसले दिल्ली से लिए जाते हों। यानी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने वाली राष्ट्रीय पार्टियों के लिए अपने क्षेत्रीय राजनीति को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। राष्ट्रीय पार्टियां जहां एक ओर चाहती हैं कि राज्यों में उन्हें जीत हासिल हो, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने क्षेत्रीय नेताओं को उतना ताकतवर नहीं होने देना चाहती कि जिसके चलते वो ही उनके लिए चुनौती बन जाए। इसके कई उदाहरण हैं जो आगे चल के हम आपको बताएंगे, और शीर्ष नेतृत्व के ही फैसलों पर सवाल खड़ा करने लगे। और ऐसे में राज्यों के विधानसभा चुनाव कितने चेहरों पर लड़े जाएंगे, कितने चेहरों को आगे रखा जाएगा, किन पहलुओं को ध्यान दिया जाएगा, किन पर पीछे से दांव लगाया जाएगा, ये बड़ी रणनीति का एक हिस्सा होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने राज्यों में चेहरे के चक्रव्यूह को कैसे भेदा है, क्या तैयारियां की है और किस तरीके से नया नैरेटिव सेट किया है और कितना कामयाब रही है, इसका आकलन भी आज इस शो में किया जाएगा। और ये भी बताऊंगी कि कैसे कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद, या यूं कहें कि कर्नाटक के चुनाव से पहले जितने भी चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उसमें एक बात कही जाती थी कि नरेंद्र मोदी ही चेहरा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल भी उठते थे कि 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, लेकिन क्या विधानसभा के चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे होंगे? लेकिन अब कर्नाटक चुनाव के बाद एक शिफ्ट देखने को मिला। अब कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामूहिक चेहरों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जो शिफ्ट देखने को मिला है, इसके पीछे की वजह क्या है, और सही मायने में कहें तो इसके पीछे की बड़ी रणनीति क्या है, ये तमाम बातें आपसे जिक्र करेंगे कि मोदी के नेतृत्व के नैरेटिव को कैसे खड़ा किया जा रहा है। अब आपको लेके चलती हूं एक दूसरे सवाल पर कि देश के 76 सालों की राजनीतिक सफर में लगभग 50 साल तक एक खास शब्द पर काफी चर्चा रही है, राजनीति भी हुई है,
नैरेटिव बनाए गए हैं और वो शब्द है तुष्टीकरण, अपीजमेंट। कांग्रेस पे सबसे बड़ा आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का ही लगता आया है। बीजेपी के लिए तुष्टीकरण के तीर हमेशा रामबाण साबित हुए। और अब मैं आपसे एक बेहद गंभीर सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या अब मुस्लिम तुष्टीकरण का चैप्टर क्लोज हो चुका है और हिंदू तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण का नया अध्याय आरंभ हो चुका है, जहां अब हर पार्टी हिंदुओं को खुश करने के लिए नई नीतियां, रोज नए कार्ड निकाल रही है, रोज नई योजनाओं का चर्चा होती है, नई रणनीति बनाई जाती है, नए नए मुद्दे लेकर लाए जाते हैं। यहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी हिंदुओं के वर्ग को खुश करने के लिए तो नहीं। कहते हैं कि कामयाब होना तो आसान है, मुश्किल है कि कामयाबी को कैसे बनाए रखें। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जीतने का ट्रैक, लोकसभा की जिक्र कर रही हूं, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जीती तो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% का रहा। तो क्या 2024 में भी बीजेपी 100% जीत का ये ट्रैक रिकॉर्ड दोहरा पाएगी? ये बड़ी चुनौती होगी। अगर बीजेपी को ऐसा करना है तो इन तीनों राज्यों की विधानसभा में कमाल दिखाना होगा और कमल खिलाना होगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसीलिए बड़े बड़े मंत्री, सांसद और सीनियर नेताओं को जमीन पर उतारा गया है। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उनको मैदान में भेज दिया गया है। तो क्या बीजेपी यहां पर परफॉर्मेंस प्रेशर्स में जूझ रही है? परफॉर्मेंस कि 2023 की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट 2024 में जाकर नजर आएगा। तो बात अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2023 के विधानसभा चुनाव की करें तो ये उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन, करो या मरो की लड़ाई। इन राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए निर्णायक साबित होंगे और इसके बाद ये नतीजे बहुत हद तक कांग्रेस का भविष्य और भाग्य भी लिखेंगे। और ऐसे में इन नतीजों से ये मालूम चलेगा कि कांग्रेस का अस्तित्व कितना बचा है और 2024 की लड़ाई के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें आसपास जो चेहरे नजर आए, अगर उनको डिकोड करेंगे उस तस्वीर को तो एक ये बड़ी राजनीतिक पिक्चर नजर आएगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ये बताया जाता है कि सीडब्ल्यूसी में 4.5 घंटे ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना पर चर्चा हुई। लेकिन राहुल गांधी के एक तरफ बैठे होते हैं अशोक गहलोत और दूसरी तरफ बैठे होते हैं सिद्धारमैया। ये दोनों मुख्यमंत्री जो कि चेहरे हैं वो दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, केवल दोनों को आसपास बिठाने के माध्यम से एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी देने की कोशिश कर रहे हैं और खास तौर पर इस ओबीसी वाले मुद्दे को राजनीतिक स्तर पर एक बड़ी पहचान पार्टी के तरफ से बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। राजस्थान हिंदी पट्टी का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर जीत हार एक बड़ा राजनीतिक संकेत देगी। राजस्थान के नतीजे इस बार एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आएंगे क्योंकि इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत दोनों ही आमने सामने। अशोक गहलोत की गिनती कांग्रेस के उन दिग्गजों में होती है जो फैसलों में जिनका हस्तक्षेप होता है, एक बड़े पिलर के रूप में उनको देखा जाता है और जिसके दम पर आज भी कांग्रेस पार्टी कई बड़े फैसले ले चुकी है। और राजस्थान के नाम पर दूसरे विधानसभाओं में भी ये कहा है कि अगर हम सरकार लेकर आते हैं तो राजस्थान जैसी योजनाएं लेकर आएंगे। ऐसे में ओपीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसका। अब संगठन और नेतृत्व के जादूगर माने जाते हैं अशोक गहलोत। तो क्या अशोक गहलोत मोदी मैजिक के सामने अपना सूबा बचा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये आने वाला वक्त काफी कुछ तय करने वाला है। टिकट वितरण भी काफी कुछ तय करने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क लिया, बहुत सारे अपने राष्ट्रीय चेहरे क्षेत्र राजनीति में उतारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार है और उसके रेपरकशंस भी झेलती है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत तैयार हैं कि जो एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी है, भले ही अशोक गहलोत के चेहरे पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पर क्या एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी के लिए एमएलएस के टिकट काटने को तैयार है? आज से पहले कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। ये एक बड़ा फैसला होगा कि आपको अगर सरकार वापस लानी है
आपको पुराना नैरेटिव तोड़ना है, तो क्या आप में इतना रिस्क टेकिंग फैक्टर है कि आप अपने 50% विधायकों की टिकट काट सकते हैं? ये कुछ आने वाला वक्त बता देगा, कुछ चंद दिन की बात है। अब ऐसे में अशोक गहलोत को पराजित करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसका सबसे बड़ा सबूत है हाल ही में जारी हुई 41 सीटों की लिस्ट। भले ही वो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की डी कैटेगरी की लिस्ट थी, जहां पे भाजपा ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन वो लिस्ट भी चौंकाने वाली थी क्योंकि बड़े दिग्गजों का नाम उसमें उतारा गया। 2018 के 10 बागी लोगों को चुनाव लड़ाया गया, इन 41 सीटों पर लड़ाया जा रहा है, उनका नाम घोषित हुआ। एक IAS अफसर हैं, 7 सांसद हैं, 7 नए चेहरे हैं। इससे वर्सेटैलिटी और वैरायटी नजर आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम और स्ट्रैटेजी लगा रही है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको चुनाव में उतारा गया छोटवाड़ा से, और ये वही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है जो एक वक्त में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और आज विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उनको मैदान में उतार दिया गया। अब देखिए, एक बात होती है कि जब आप विधायक होते हैं तो कभी ना कभी सांसद या मंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं, लेकिन एक मंत्री को शायद ही आपने कभी सुना होगा कि वो विधायक बनना चाहते हो, बशर्ते कि उनका ख्वाब सत्ता की कुर्सी, शीर्ष कुर्सी, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन ये बात अलग है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, ऐसे तमाम नाम हैं, बाबा बालक नाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको उतारा गया। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत डिफिकल्ट सीट सवाई माधोपुर से उनको उतारा जाता है। ये इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी सीटों पर तो काम करती है, लेकिन अपनी कमजोर सीटों पर भी काम करती है। लेकिन एक वाक्य में अगर कहें, राजस्थान की लड़ाई को समझें, तो मोदी और शाह के लिए राजस्थान का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछले 5 सालों को अगर देखें तो ये लड़ाई केंद्रीय नेतृत्व के लिए नाक की लड़ाई। अब यहीं पर एक खास बात और बताते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के लिए एक बहुत विचित्र बात है, अशोक गहलोत के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उनको ये फैसला लेना होगा कि वो कितने विधायकों का चुनाव, उनको चुनाव से बाहर कर सकें, फिर उस बगावत को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बगावत उनके भी हुई, लेकिन वो कंट्रोल करने का मैकेनिज्म को जानती है क्योंकि उनका आला कमान स्ट्रॉन्ग। क्या कांग्रेस ये कर पाएगी? इस पर राजस्थान में जीत और हार का फैसला तय होगा। एक और खास बात, राजस्थान में एक बड़े चेहरे को साइडलाइन किया गया। जब टिकट वितरण हुई तो एक बात का जिक्र हुआ कि वसुंधरा राजे फैक्टर को या वसुंधरा राजे के विधायकों को टिकट नहीं मिल रही। अब आपको लगेगा कि शायद ये फैसला CEC के दौरान हुआ होगा, आपको ये भी लग सकता है कि शायद पिछले 6 महीने में फैसला हुआ। ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे, तीनों के लिए यह फैसला 2020 में केंद्र नेतृत्व ले चुका था। 2020 23 फरवरी, जब कोरोना काल चल रहा था, वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया गया। एक बड़े नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई और उनको 3 पोर्टफोलियो दिए गए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वो पहले भी इस पोर्टफोलियो को संभाल चुकी हैं। इसके अलावा 2 और बड़े, फाइनेंस भी, डिफेंस भी, ये तीनों उनको ऑफर किए गए और चौथा उनसे कहा गया कि और जो आप कोई और मंत्रालय चाहती हैं। यानी कि उनको जो प्रदेश की राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कराने का प्रपोजल दिया गया था 2020 में। आज हम हैं 2023 में। ठीक उसी तरह 3 बार मध्य प्रदेश के CM, उनको भी दिल्ली बुलाए जाने का प्रपोजल दिया गया, लेकिन वो प्रदेश की राजनीति में ही रहना चाहते थे। और ठीक वैसे ही रमन सिंह के साथ इन तीनों की टिकट पर भी तलवारें थी, लेकिन शायद उतना रिस्क लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं थी और एंड टाइम पर तीनों को टिकट देने का फैसला लिया गया। लेकिन फैसले के साथ साथ बहुत सारे चेहरे भी उतार दिए गए। यानी अगर सीधी भाषा में नहीं कहें, घुमा के कहें, तो बिल्कुल साइडलाइन भी किया गया और पता भी नहीं चला। तो ये बड़ी वजह है क्योंकि वसुंधरा राजे ने, जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो 73 दिन तक
भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। दोनों ही भाजपा राजस्थान और केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बीच में रिफ्ट रहा। तो जो मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमको शासन भी चाहिए और अनुशासन भी, तो शायद उस अनुशासन को रेफर करने के चलते तीनों को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन अब बात आपको डिटेल में करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी की अजब लिस्ट की गजब कहानी देखने को मिली। यहां बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि सबसे पहले आई थी और ये सोचा नहीं गया था कि इतने बड़े स्तर पर केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जाए। और आपसे और हमसे ज्यादा चौंके थे शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जैसे ही लिस्ट में नाम आया, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो प्रहलाद पटेल के साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी आया। और ये पूरा सरप्राइज एलिमेंट भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बहुत ही चुनिंदा लोगों ने तय किया। यहाँ तक कि जिन्हें टिकट मिला वो भी सरप्राइज हुए। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा है उसको पूरा कर सकूं। मध्य प्रदेश को कई मायनों में हम उत्तर भारत का गुजरात भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ करीब करीब 20 साल, 15 महीने अगर हटा दें तो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का ही सत्ता में राज रहा, यानी भारतीय जनता पार्टी ही काबिज रही। और यहाँ बीजेपी की पराजय 24 में कोई नई पटकथा लिख सकती। तो यहाँ पर भी केंद्रीय नेतृत्व ने एक मैसेज दिया। मैसेज ये दिया कि भले ही शिवराज सिंह चौहान कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। इसलिए किसी भी तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज है किसी व्यक्ति से, तो आप कमल से नाराज ना हो। हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर खनिज संपदा से संपन्न जो छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये राज्य बहुत क्रिटिकल है। 5 साल के भूपेश बघेल हमेशा 5 सालों में सुर्खियों में रहे। भूपेश बघेल की गिनती उन मुख्यमंत्री में होती है जो राष्ट्रीय मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। अपने तरीके से रायपुर में बैठकर राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और कई मामलों में भूपेश बघेल ट्रेंड सेटर भी है। चाहे फिर वो इसके पीछे वजह अगर माने तो उनकी गारंटी स्कीम्स हो, और इस बार वो इसलिए कॉन्फिडेंट भी हैं। और एक और वजह है कॉन्फिडेंट होने की कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों और 15 साल की जब वो सत्ता में थे तब किसी रमन सिंह के अलावा किसी और चेहरे को कल्टिवेट नहीं होने दिया। कोई लीडरशिप वहां नहीं। एक और वजह है उनके कॉन्फिडेंस की, वो प्रियंका गांधी के भरोसेमंद कहलाए जाते हैं। और फिर जनता के साथ जो उनका कनेक्ट है, जिस आयु के व्यक्ति या वर्ग के साथ वो मिलते हैं वो उनके साथ उसी की तरह कनेक्ट हो जाते हैं। और अब ये सारे फैक्टर्स बीजेपी के आला कमान को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि बीते 15 सालों में बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा चेहरा नहीं बना पाई और तमाम हाँ और ना के बाद भी आखिरकार उन्हें रमन सिंह को टिकट देनी पड़ी। मतलब मुकाबला कांटे का है और जोरदार होने वाला है। लड़ाई इंच इंच की है और एक एक सीट की है, क्योंकि इन राज्यों में हार जीत से भले ही पार्टियों की सेहत पर असर ना पड़े, लेकिन इसके परिणाम 2024 की रणनीति बनाने के लिहाज से अहम साबित होंगे। 24 के गेम प्लान पर फोकस करें तो 3 अहम फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं। पहला, परसेप्शन बैटल, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्रांड मोदी। और तीसरा, तेरी गारंटी मेरी गारंटी। तो सबसे पहले बात परसेप्शन लड़ाई, यानी मनोवैज्ञानिक लड़ाई। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस पे डिग्री ले रखी है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जब कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 राजनीति करती है, 365 दिन राजनीति करती है, उसका मतलब ही ये। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि 5 साल में एक छुट्टी नहीं ली, और अब तो कहा जाता है कि 9 साल में एक छुट्टी नहीं ली। परसेप्शन की लड़ाई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी परसेप्शन की लड़ाई में कोई आंच नहीं आने देना चाहती।
तो अब दूसरा फैक्टर है ब्रांड मोदी। ब्रांड मोदी, क्योंकि अब तो ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी मोदी जो करेंगे वो सब कुछ सही है और मोदी ही कर सकते हैं। यानी कि ये वो ब्रांड है जिसने भारतीय राजनीति में अपने मैजिक और अपने प्रभाव से ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया है जिसके आसपास किसी के लिए फिलहाल पहुंचना संभव नजर नहीं आ रहा। और बीजेपी की टीम अपने सबसे बड़े ब्रांड की कीमत बखूबी समझती है, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी। इसीलिए इस ब्रांड का जादू बनाए रखने के लिए वो दिन रात पसीना बहाती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव मोदी को चेहरा बनाकर लड़ा गया, लेकिन बीजेपी की पराजय के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बारीकी से बदलाव और इस बार की विधानसभा चुनाव में मोदी को चेहरा बनाने की बजाय सामूहिक चेहरे पर दांव लगा दिया। बेशक मोदी का नेतृत्व है जिसे राज्यों में हार जीत के बाद भी मोदी की ब्रांड वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन सामूहिक नेतृत्व है, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, कि जिससे ये सवाल ना उठे अगर चुनाव हार लिया जाए तो ये सवाल ना उठे कि ये मोदी मैजिक में कमी है। और जैसा हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर ट्वीट में, हर बात में एक ही बात कहती है कि मोदी है तो मुमकिन। ये नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू है जो ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में अब चलने लगी, एक ग्लोबल लीडर के तौर। अब तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, तेरी गारंटी वर्सेस मेरी गारंटी। 5 राज्यों के चुनाव में भाषण और राशन बेहद महत्वपूर्ण है। किसका चला भाषण और कितना काम आया राशन, इसका हिसाब भी सामने आया। अब इन 5 राज्यों की जनता केंद्र की योजनाओं पे मेहरबान दिखेगी या नहीं, या फिर राज्य सरकार की योजनाओं पे मेहरबान दिखती है, ये तो वोट पड़ने पर ही पता चलेगा। तो अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने वोट की ताकत को समझिए। राजनीतिक पार्टियां आपका वोट लेने के लिए इतना गुणा गणित करती हैं, तो आप क्यों नहीं? आप उनको वोट देने से पहले गुणा गणित करिए, कैलकुलेट करिए। सिर्फ अपनी सुविधा के लिहाज से वोट मत दीजिए। वोट से पहले राष्ट्रहित के बारे में सोचिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में सोचिए, जिससे इस महान लोकतंत्र में कभी सत्तामेव जयते नहीं बल्कि हमेशा सत्यमेव जयते का नारा ही गूंजता रहे। शुक्रिया।